Very good morning to all of my students to my channel English Essential. This is Gautam Singh, your faculty of English. क्लास 12th में हमारी जो बुक फर्स्ट है गोल्डन रेनबो, उस रेनबो में नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का चैप्टर है। लेकिन जो 5th हमारा चैप्टर है वो असल में 2 पार्ट्स में अलग अलग बटा हुआ है, लेकिन जो दोनों पार्ट्स हैं वो कुल मिला के हमें किसी एक ही टॉपिक के ऊपर बताएंगे। तो पहला जो हमारा मेन चैप्टर का टाइटल है वो है इंडियाज गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड, यानी भारत ने इस संसार को कुछ उपहार दिए हुए हैं। तो वो कौन से उपहार है, तो उस उपहारों पर डिस्कस करें तो पहला हमारा टॉपिक आता है हाउ योगा हील्स। किस तरीके से योगा हील करता है। हील का मतलब होता है किसी बीमार या किसी चोटिल चीज को या किसी जंतु को दोबारा से इंसान को ठीक करना। तो यहां पर योगा को शायद किसी थेरेपी के बारे में, किसी उपचार के तरीके से पेश किया गया है और ये बताया कि किस तरीके से जो योगा होता है वो किसी बीमार चीज को ठीक कर सकता है। तो हमें यही समझना है कि वो कैसे करता है। इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। राइटर कहता है कि इससे पहले हम योगा के बारे में बात करें तो हम ये तो जानते हैं अच्छी तरीके से, पूरे संसार में सब लोग ये जानते हैं कि योगा हमारे लिए अच्छा होता है। ये तो कॉमन सी बात है। करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल सिरोसिस, पार्किंसन डिजीज, इंसोमेनिया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। राइटर कहता है सिर्फ इतना ही नहीं कि लोगों को सिर्फ इतना ही नहीं पता है कि योगा हमारे लिए अच्छा होता है, बल्कि वर्तमान समय में जो योगा है उसको एक उपचार के तौर पर, एक थेरेपी के तौर पर यूज किया जा रहा है कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता में जो कमी आती है उसको ठीक करने के लिए, लंग डिजीज हमारे फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां होती है उनके लिए, मल्टीपल सिरोसिस और पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में जो हमारी नसें होती हैं वो एक एक करके डैमेज होने लगती है, इंसोमेनिया अनिद्रा की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन जो घुटनों के और दूसरे जोड़ों के दर्द की बीमारी होती है। तो राइटर कहता है ये तो कॉमन बात है, इतना तो आजकल लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पता चल चुका है। येट देयर इज वेरी लिटिल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स। लेकिन राइटर कहता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी लोगों में, या जो लोग योगा करवाते हैं उनको अच्छी तरीके से ये नहीं पता, ये जागरूक नहीं है कि किस तरीके से वाकई में, किस सटीक तरीके से योगा ठीक करता है। ये तो पता है कि योगा से ज्वाइंट पेन ठीक हो जाता है, लेकिन कैसे ज्वाइंट पेन ठीक होता है ये कोई नहीं जानता। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज, ना तो योगा कराने वाले इंस्ट्रक्टर और गुरु जानते हैं और ना ही मेडिकल कम्युनिटीज जो कई बार लोगों को कहती है कि आप फलाना योगा करो इस बीमारी के लिए, वो खुद भी नहीं जानते। बस एक सलाह दी जाती है कि आप इस योगा को कर लो और ये ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसे ठीक हो जाएगा उसका कोई सही स्टडी नहीं की गई है। द की इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। तो राइटर कहता है हम इसी चीज को जानेंगे कि योगा बीमारियों का उपचार तो करता है जो ऊपर लिखी गई है, लेकिन किस तरीके से करता है हमें यह समझना होगा। और इस समझने की सबसे पहले जो ताले की चाबी है वो चाबी है कि हमें 3 चीजों के बीच में संबंध समझना होगा, स्ट्रेस, तनाव, योगा और डिजीजेस यानी कि बीमारियां। इन तीनों चीजों के बीच का संबंध समझना होगा। सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं, मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीजेस इज स्ट्रेस रिलेटेड। राइटर कहता है कि जो मेडिकल अध्ययन है वो अध्ययन इस बात का अंदाजा लगा के अध्ययन करके बता चुका है कि 90% जो बीमारियां और जो रोग होते हैं वो अक्सर तनाव से संबंधित होते हैं, यानी तनाव ही उनका कारण होता है उनके पैदा करने का। A few of many diseases and conditions that have been linked to an overactive stress response include cardiovascular disease, depression, anxiety and some types of diabetes mellitus etc. राइडर कहता है कि 90% बीमारियों से जो स्ट्रेस से होती हैं, इन 90% में भी ढेर सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका सीधा सीधा जो संबंध होता है वो एक ओवर एक्टिव स्ट्रेस रेस्पॉन्स से होता है। यानी जब स्ट्रेस, तनाव की मात्रा कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से बीमारियां होती हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी जो हमारे हृदय के अंदर जो वाल्व होते हैं उनका खराब होना, डिप्रेशन यानी कि तनाव, कुंठा में तनाव में आ जाना, एनेक्सिटी यानी कि बेचैनी, और सम टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस और शुगर की जो बीमारी होती है उनका हो जाना। वॉट वी फील एज स्ट्रेस, लेकिन असल में जब ये स्ट्रेस से इतनी सारी बीमारियां होती है तो सबसे पहला मुद्दा तो यही होता है कि हम स्ट्रेस को जान ले कि स्ट्रेस क्या होता है। इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। ये असल में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की पैदाइश होती है। हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे नर्वस सिस्टम होते हैं, उनमें से एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तो इसका साइंटिफिक जो ह्यूमन एनाटॉमी में उसका नाम है, मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
लेकिन अगर हम जनरल लैंग्वेज की बात करें तो इस सिस्टम को कहते हैं फाइट और फ्लाइट। और जो ये स्ट्रेस होता है वो इन्हीं सिस्टम का क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है, एक उत्पाद होता है। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, इसमें होता क्या है, इसमें बड़ी तेजी से, तीव्र गति से अचानक हमारे जो हृदय गति होती है उसमें क्या होता है, सर्ज यानी कि बढ़ोतरी हो जाती है। कार्डियक आउटपुट, हमारे दिल की जो धड़कने की जो गति है वो बड़ी तेज हो जाती है। ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड दिल जोरों से धड़केगा तो खून का प्रवाह तेज हो जाएगा। स्वेटिंग, ढेर सारा पसीना बहता है। शैलो ब्रीथिंग, एक नॉर्मली जितनी हम गहरी सांस लेते हैं उसकी जगह हम क्या होते हैं, बहुत उखड़ी हुई सांसें लेने लगते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म, इसका फर्क हमारे चयापचय जो भोजन पचाने का सिस्टम है उस पर भी फर्क पड़ता है। कंबाइंड विद टेंसिंग ऑफ मसल्स, और इसके अलावा जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसमें एक भयंकर प्रकार का तनाव आता है। तो असल में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका एक उत्पाद होता है तनाव, और जो तनाव होता है उसमें हम क्या महसूस करते हैं, उसमें जो हमारी हृदय गति होती है बड़ी तेजी से बढ़ जाती है, हमारा दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगता है, तेज रक्त का प्रवाह हो जाता है, पसीने आते हैं और सांसें हम उखड़ी उखड़ी लेने लगते हैं। और जो हमारा चयापचय सिस्टम होता है खाना पचाने का वो बुरी तरीके से गड़बड़ा जाता है और हमारी मांसपेशियों में ऐंठन और तनाव महसूस होने लगता है। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स शट्स डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन। अगर हम शरीर के अंदर की बात करें, क्योंकि ये सारी चीजें तो बाहर दिखती हैं, बाहर बड़े आसानी से देखी जा सकती हैं, अगर हम शरीर के अंदर की बात करें तो यही फाइट और फ्लाइट यानी जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये करता क्या है, ये शारीरिक रूप से क्या करता है, हमारे भोजन पचाने की क्षमता और हमारे भोजन को जो उसका खराब प्रकार बाहर निकालने की क्षमता होती है उस मशीन को पूरी तरीके से बंद कर देता है। एंड रेड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स, और हमारे शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं उनकी तरफ रक्त के प्रवाह को बहुत ही कम कर देता है। शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज अ गुड थिंग। लेकिन राइटर कहता है कि अगर हम कम अवधि की बात करें तो ये जो तनाव का दौरा होता है ये हमारे शरीर के लिए बड़ा अच्छा होता है। कैसे? द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस टू रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लीइंग फ्रॉम इट। क्योंकि असल में भगवान ने, नेचर ने जानबूझ के ये सिस्टम हमारे अंदर डाला है, क्योंकि ये वो सिस्टम होता है जो हमें तैयार करता है कि किसी प्राकृतिक आपदा की जब हमारे सामने आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें उस प्राकृतिक आपदा से जूझना है या फिर हमें उसको देखकर भाग जाना है। तो ये जो विचार करने की क्षमता है ये कब हम में आती है, जब हमें स्ट्रेस का दौरा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गली में जा रहे हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा कुत्ता आ जाए और बुरी तरीके से हमारे तरफ काटने के लिए दौड़े और हमारे पास में ढेर सारे पत्थर या लकड़ी पड़े हो, तो हम भागने के बजाय क्या करेंगे, उसकी तरफ या तो पत्थर फेंक के मारेंगे या लकड़ी उठाकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर उसकी कुत्ते की जगह कोई 10-15 कुत्ते आ जाए या कुत्ते की जगह बब्बर शेर हमारे सामने आके खड़ा हो जाए तो सिंपल सी बात है, हम भागने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर अचानक के सामने वो कुत्ता आ जाए या फिर शेर हमारे सामने आ जाए तो सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या होगा, क्या हम सीधे सीधे पत्थर उड़ा लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे जो हृदय की गति है वो अचानक तेजी से बढ़ जाएगी, पसीने हमारे हाथों में और पूरे बदन से छूटने लगेंगे, हमारी सांसें जो है वो उखड़ने लगेंगी और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का, रक्त का प्रवाह है वो आंतरिक जो हमारे पार्ट है उनकी तरफ क्या होगा, उसका बहाव कम हो जाएगा और ज्यादा कहां होगा, बाहरी तरफ से, यानी हमारे हाथ पांव को मजबूती देने के लिए, ताकि हम तेजी से पत्थर उठा के उसको मारें या फिर तेजी से हम दौड़ सके। तो ये सारा जो सिस्टम जो काम करता है, जो हमें बताता है कि हमें भागना है या फिर उस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करना है, तो ये हमें बताता है, ये सिस्टम ही हमें बताता है कि हम इन दोनों कंडीशन में से क्या करें। तो एक नेचुरल चीज है और प्रकृति की दी गई है, बट लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर लंबी अवधि तक बिना किसी खतरे के किसी आदमी को यह सारी समस्या हो कि उसकी सांसें बड़ी उखड़ी हुई रहती हो, उसका दिल बड़ी तेजी से धड़कता हो, उसके रक्त का प्रवाह बहुत तेज रहता हो और उसका चयापचय जो भोजन पचाने का सिस्टम है वो आधा बंद पड़ा हो, तो यह खराब चीज है। कंटिन्यूस एक्सपोजर टू द स्ट्रेस इज हार्मफुल। राइटर कहता है सतत लगातार रूप से इस तनाव के संपर्क में बने रहना यह बड़ा हार्मफुल, नुकसानदायक होता है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टियर ऑन बॉडीज सिस्टम, हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के तंत्र होते हैं ये क्या करता है, उन सबको बुरी तरीके से तहस नहस कर देता है। एंड सेवरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज, और हमारे शरीर के अंदर जो अपनी रोजमर्रा की टूटफोड़ और छोटी मोटी बीमारियों को और छोटी मोटी खरोचों को ठीक करने की जो प्राकृतिक योग्यता होती है, ये उसकी योग्यता को क्या करता है, लिमिट कर देता है और सीमित तरीके से कर देता है। यानी अगर हमारे छोटे मोटे खरोच लगती है या हमें थोड़ा पोड़ा हाथ में अगर दर्द होता है, तो हम ये जानते हैं कि छोटा मोटा दर्द होता है वो सुबह होता है शाम तक गायब हो जाता है। अगर
छोटी मोटी कोई खरगोश लगती है, छोटे मोटा कोई कट लगता है हमारी बॉडी में, तो वो कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, बिना किसी टाके के, बिना किसी ड्रेसिंग के, बिना किसी मेडिसिन के। तो ये प्राकृतिक हमारे शरीर के अंदर दी गई योग्यता होती है कि वो हमारी चीज के शरीर के अंदर जो छोटी मोटी टूट फूट या कोई खराबी होती है या छोटी मोटी बीमारी आती है, हमें जैसे छींक आ रही है, आज सुबह तक जुकाम हो रहा है, थोड़ा बहुत हम कुछ लेते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। तो ये शरीर के अंदर क्या होती है कि ये सारे जो सिस्टम होते हैं वो बॉडी को हील करने के और उसका मेंटेनेंस करने के लिए प्रकृति से डाले गए होते हैं। लेकिन लंबे समय तक अगर हम तनाव के संपर्क में बने रहे तो ये खराब होने लगते हैं और ये सीमित होने लगते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस, लेकिन अगर ही स्ट्रेस ही बहुत पुराना यानी कि क्रोनिक को बहुत लंबे समय से बना हो, कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कार्डिसोल। अगर लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहती है तो यह क्या करता है कि हमारे शरीर को कार्टिसोल जो लेवल होता है, एक हार्मोन होता है हमारे बदन के अंदर, बॉडी के अंदर कार्टिसोल, उसके लेवल को क्या करता है, बहुत बढ़ा देता है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमारे ब्लड के अंदर कार्टिसोल नहीं होता। राइटर कहता है कि अगर सामान्य स्तर पर कार्टिसोल हमारे ब्लड में होता है तो ये एक स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर बनाए रखने में मदद करता है, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। मजेदार बात यह है कि यही हार्मोन जो कार्टिसोल है यह हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म यानी खाने पचाने के सिस्टम और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर यह सामान्य स्तर पर होता है तभी तक। बट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कार्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम। लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर खून के अंदर कार्टिसोल हार्मोन की मात्रा इकट्ठी हो जाती है तो यह बुरी तरीके से दमन कर देता है, दबा देता है। किन चीजों को, इम्यून सिस्टम को, यानी हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बुरी तरीके से दबा देता है। एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस, अनिद्रा की बीमारी पैदा कर देता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट यानी हंगर, और क्या होता है कि भूख लगने की जो क्षमता होती है बुरी तरीके से खराब हो जाती है, आदमी को भूख लगना बंद हो जाती है। हाई लेवल्स ऑफ कार्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अत्यधिक मात्रा में अगर कार्टिसोल हमारे खून के अंदर बनता है ये हार्मोन, तो ये हमारे हार्ट रेट को, हृदय की गति को बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर, हमारे रक्त के प्रवाह का जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, उसको बढ़ा देता है, जो कि हमारी दिमाग की नसों के लिए नुकसानदायक होता है। हमारी शरीर की जो बड़ी नसें हैं वो तो झेल सकती हैं, लेकिन दिमाग के अंदर बहुत बारीक और बहुत नाजुक ब्लड की हमारी वेसल्स होती हैं, वो इससे फट जाती है और खराब हो जाती हैं। एंड योर कार्टिसोल, और हमारे ब्लड के अंदर जो कार्टिसोल चिकनाहट की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, ये जो कार्टिसोल है, ब्लड प्रेशर और ट्राइग्लिसराइड लेवल है, ये क्या चीजें हैं, रिस्क फैक्टर्स फॉर बोथ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। ये वो चीजें हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये दो चीजें वो होती हैं जो हार्ट अटैक, हृदयाघात और स्ट्रोक्स यानी कि लकवा जिसको कहते हैं, इन दो बीमारियों का प्रमुख कारण होती है। तो ज्यादा कार्टिसोल से लकवा और जो हृदयाघात है वो बड़ी आसानी से हो जाता है। द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कार्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव्स, लेकिन कार्टिसोल ही सिर्फ नुकसानदायक नहीं है ज्यादा मात्रा में, इसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, यानी कार्टिसोल भी और प्रोडक्ट पैदा करता है, और ये जो प्रोडक्ट पैदा करता है वो किस तरीके से काम करते हैं, सेडेटिव्स की तरह, यानी नशीले पदार्थों की तरह, विच कैन लीड टू चेंजेस इन मूड। और ज्यादा मादक पदार्थ लेने से क्या होता है, आदमी का जो मूड होता है, या तो वो गुस्सा कर रहा है तो पागलों की तरह हिंसक हो जाता है, या फिर वो हंस रहा है तो पागलों की तरह हंसने लग जाता है। तो इस तरीके के मूड चेंज होते हैं, स्पेशली टू फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। लेकिन ज्यादातर कार्टिसोल के लेवल बढ़ने से ये हंसने रोने की बजाय आदमी जो होता है वो डिप्रेशन यानी कि पूरी तरीके से तनाव में चला जाता है। Fortunately, the body has a natural counterbalance to the fight or flight response called the parasympathetic nervous system or the relaxation response। लेकिन राइटर कहता है कि सौभाग्य से जिस प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दिया है, उसी ने इसको काउंटर बैलेंस यानी कि संतुलित करने के लिए इसी प्रकृति ने हमें एक और दूसरा सिस्टम दिया है। अगर हम मेडिकल टर्म की बात करें तो मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऊपर वाला था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये वाला है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम जनरल लैंग्वेज की बात करें तो हम इसको कहते हैं रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। तो ये दो नाम है जो कि एक ही चीज के हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, और ये किसको बैलेंस करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अब देखें कि इसके फंक्शन क्या है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर हैज पास्ड और एंडेड, बट इट कैन आल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड बाय डीपनिंग द ब्रेथ एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स। राइटर कहता है कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये कब ऑन होता है, असल में जब ऑन होता है
पहले हम ये दोबारा याद कर लें कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कब ऑन होता है, जब कोई प्राकृतिक आपदा, जब कोई प्राकृतिक चेतावनी हमारे पास आती है तो वो ऑन हो जाता है सिस्टम। लेकिन जैसी प्राकृतिक आपदा जो भी धमकी हमारे चेतावनी सामने खड़ी है, जब वो गुजर जाती है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो अपने आप ही कुदरती रूप से ऑन हो जाता है। लेकिन राइटर कहता है कि कॉन्शियसली यानी जागृत अवस्था में भी इसको जानबूझकर ऑन किया जा सकता है। कैसे? डीपनिंग द ब्रेथ, अपनी सांसों को गहरा करके, एंड रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल, और हमारे मस्तिष्क में, हमारे सर पे, बालों के नीचे जो मसल्स होती है उसको क्या करके, उसको रिलैक्स महसूस कराकर हम ये इस सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? पहले तो हम ये समझ लें कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। पहले तो हम ये समझे, When activated, the parasympathetic nervous system lowers blood pressure। ये ध्यान रहे कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, सॉरी, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हार्ट रेट बढ़ा देता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, उसको लो कर देता है। रेस्पिरेशन, जो हम उखड़ी उखड़ी सांसें लेते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर देता है, उसको नॉर्मल कर देता है। द पेस ऑफ द ब्रेथ, रेस्पिरेशन का मतलब होता है हमारे सांस लेने के बीच में जो अंतराल होता है लेने और छोड़ने के बीच में। तो राइटर ये कहता है कि जिन जिन चीजों को बड़ा खराब बुरी तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बिगाड़ देता है, पैरासिम्पैथेटिक उसको क्या करता है, नॉर्मल अवस्था में ले आ जाता है। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, डाइजेशन और एलिमिनेशन, ये जो भोजन पचाने और उसको बाहर निकालने का जो हमारा तंत्र होता है उसकी तरफ रक्त प्रवाह को क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसी ऑन होता है, इन दोनों को क्या कर देता है, स्टिमुलेट, यानी कि गति प्रदान कर देता है। एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम, और वो तीन चीजें, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर और इम्यून सिस्टम, इन सबकी जो सप्लाई होती है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर देता है, कट ऑफ कर देता है, बहुत कम कर देता है। लेकिन जैसी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, इन सारे तंत्रों की तरफ वो क्या करता है, रक्त के प्रवाह को सामान्य कर देता है। सिस्टम्स नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, राइटर ये याद दिला दे कि डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर और जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो लंबे समय तक एक चुस्त दुरुस्त शरीर, स्वास्थ्य को बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगर यही सिस्टम खराब हो जाए या इनमें से एक सिस्टम खराब हो जाए तो आदमी का स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रह सकता। द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इज ऑल्सो नोन एज अ रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, राइटर कहता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये मेडिकल टर्म का नेम है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, या फिर इसका एक और नाम है रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, ये इसके नाम है। When the body has the time and resources to heal the body, लेकिन ये नाम इसको क्यों मिले, ये नाम इसलिए मिले हैं कि ये जब दौरा पड़ता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो यही वो समय होता है जब हमारे शरीर को अपने सभी संसाधन प्रयोग करने का मौका मिलता है ताकि वो शरीर को तंदुरुस्त कर सके और उसकी टूट फूट को ठीक कर सके और किसी भी छोटी मोटी बीमारी के प्रति शरीर को तैयार कर सके। ऑब्वियसली बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, time and depth of the relaxation response, we not only allow our body to recover from illness and diseases, but we also practice preventive medicines by allowing the body to perform all of its essential maintenance tasks। लेकिन राइटर कहता है कि पहला फायदा तो यह है कि जब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी तादाद को लंबा कर लेते हैं, फिर हम उसके समय को बढ़ा लेते हैं और उसकी गति को भी बढ़ा लेते हैं, तो इस रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाने से सिर्फ हमारी जो बीमारी और चोटों से लड़ने की जो क्षमता है केवल वो नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर प्रिवेंटिव मेडिसिन भी बनेगी। यानी जो आने वाली भविष्य की बीमारियां हैं, शरीर उसको क्या करेगा, पहले से ही तैयार होगा उन बीमारियों से लड़ने की, और हमारे शरीर के अंदर जो एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क है उसको भी बढ़ाने की उसे और ज्यादा मौका अच्छे से मिल जाएगा। यानी अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपने आप जागृत अवस्था में ऑन कर सकेंगे तो ये सारी जो हमारे शरीर के अंदर योग्यताएं हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ जाएंगी और शरीर को कुदरती रूप से बीमारियों और छोटी मोटी जो चोटें हैं उनके प्रति बड़ी तेजी से तैयार कर लेगी। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमें क्या करना है, अगर ये एक तो ये प्राकृतिक रूप से ऑन होती है और दूसरा तरीका है कॉन्शियसली, यानी कि हम जागृत अवस्था में भी इसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये बात तो ठीक है कि बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन कैसे ऑन करें। योगाज एम्फसाइज ऑन लॉन्ग डीप ब्रीथिंग एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस। राइटर कहता है कि योगा जिसके अंदर लंबी
गहरी सांस लेने के लिए कहा जाता है। कॉन्शियस रिलैक्सेशन यानी कि जागृत अवस्था में आदमी को कहा जाता है कि अपनी आंखों को बंद करके अपने मस्तिष्क को बिल्कुल आराम कराए और गहरी और लंबी सांसें ले। तो राइटर कहता है कि ये जो प्रक्रिया होती है यही तो पैरासिम्पैथेटिक की होती है, और जैसे ही हम ये योगा की क्रिया करते हैं तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो अपने आप ऑन हो जाता है। और ये किस चीज को प्रमोट करता है, किस चीज को उन्नति प्रदान करता है, वही रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस को, हमारे शरीर के अंदर छोटी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बड़ी तेजी से बढ़ा देता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। इन फैक्ट अ रिसेंट स्टडी हैज शोन योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल इन द ब्लड। राइटर कहता है कि अभी हाल में एक और वैज्ञानिक अध्ययन किया गया मानव शरीर के ऊपर, उसमें पता लगा है कि जो योगा होता है वो हमारे शरीर के अंदर कार्टिसोल हार्मोन की मात्रा को कम कर देता है। कार्टिसोल हार्मोन अगर ज्यादा हो तो वो किसको पैदा करता है? स्ट्रेस को पैदा करता है। The meditative practices of yoga help to reduce the responsiveness of the mind to stressors and to lessen the intensity of the fight or flight response। राइटर कहता है कि ये जो मेडिटेटिव प्रैक्टिस होती है, मेडिटेटिव का मतलब जब हम ध्यान योग लगाते हैं, एकदम मन मस्तिष्क को शांत कर किसी एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो राइटर कहता है कि जो मेडिटेटिव प्रैक्टिस होती है योगा की, एक ध्यान केंद्रित करना अपने को, ये पूरी तरीके से हमारे मस्तिष्क की जो प्रतिक्रिया उसको बढ़ाती है। किसके प्रति प्रतिक्रिया बढ़ा देती है? एक तो स्ट्रेसर्स यानी जो तनाव पैदा करने वाली हमारी जीवन में चीजें आती हैं उनके प्रति हमको क्या करती है? मजबूत बना देती है। एंड लेसन द इंटेंसिटी, और जो तीव्रता होती है, स्ट्रेस की जो तीव्रता होती है उसको क्या कर देती है? कम कर देती है। किसकी तीव्रता को कम करती है? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, जिसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से। Yoga also teaches us to see पोटेंशियल स्ट्रेसर्स एज चैलेंज रेदर देन थ्रेट्स। राइटर ये भी कहता है कि जो योगा होता है ये आपको तैयार करता है कि आप जो चेतावनी, जीवन में जो तनाव की चीजें आ रही हैं उस तनाव की चीजों को धमकी दे, आप उसे धमकी के तौर पर ना देखें, अपने जीवन के खतरे के तौर पर ना देखें, बल्कि उसे एक चुनौती के रूप में देखें। तो इस चुनौती के रूप में हम इन चीजों को देखें, इसके लिए कौन तैयार करता है? योगा। इनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली। और जब कोई आदमी अपने जीवन में आने वाले तनाव के क्षणों को एक धमकी या चेतावनी की जगह चुनौती के रूप में देखने लग जाता है, तो राइटर कहता है वो आपको पूरी तरीके से सक्षम बना देता है ताकि आप स्ट्रेस को अच्छी तरीके से रेस्पॉन्स कर पाओ, आप स्ट्रेस से परेशान होना बंद कर दो। Not only does yoga's ability to active the parasympathetic nervous system reduce stress and allow the body to heal itself, but the practice of yoga also improves the body's inherent healing ability। राइटर कहता है योगा से सिर्फ उपयुक्त फायदा नहीं है जो ऊपर बताया, सिर्फ इतना नहीं है कि योगा हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देता है, हमें स्ट्रेस का रेड्यूस उसको कम करना सिखा देता है, हमारे शरीर को अपने पूरी तरीके से बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। सिर्फ इतना नहीं है, राइटर कहता है कि योगा करने से हमारे शरीर के अंदर जो इनहेरेंट जन्मजात हीलिंग एबिलिटीज यानी अपने माता पिता के डीएनए से जो बीमारियों से लड़ने की हमें जन्मजात क्षमता मिली होती है, उन योग्यताओं को भी योगा क्या करता है? बुरी तरीके से बढ़ा देता है। The inverting, twisting and compressing that occur in yoga postures enhance the circulation of blood and body fluids। राइटर कहता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अलावा ढेर सारे तरल पदार्थ होते हैं जो पूरे शरीर में इधर उधर घूमते हैं। तो राइटर कहता है कि जब हम योगा के अंदर इन्वर्टिंग यानी मांसपेशियों को उल्टा पुल्टा करते हैं, ट्विस्टिंग उनको मरोड़ते तरोड़ते हैं, एंड कंप्रेसिंग जब उनके ऊपर दबाव डालते हैं, और ये सारी चीजें कब होती हैं? ये योगा के जो अलग अलग पोस्चर्स यानी कि जो आसन होते हैं इन आसनों में होती है। और इन आसनों को करने से क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जितने भी तरल पदार्थ है, एक तो ब्लड हो गया और दूसरे अन्य फ्लूइड्स हो गए, इन सबको पूरे शरीर में अच्छी तरीके से घूमने का पूरा मौका मिलता है। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन not only improves the body's ability to deliver the materials needed to allow healing to take place, but also activates the lymphatic system to maintain normal functioning of the immune system and inflammation response। राइटर कहता है कि जब आप ये शरीर के अंदर हर कोने के अंदर जितने भी फ्लूइड है वो हर एक कोने तक अगर पहुंचते हैं तो ये जो सर्कुलेशन है यानी रक्त का जब प्रवाह है जब आपके शरीर में पूरी तरीके से अच्छा हो जाता है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो केवल बढ़ती है, बल्कि इससे आपके शरीर का जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है और इंफ्लामेशन रेस्पॉन्स, हमारे शरीर के अंदर सूजन और छोटी मोटी चोट लगने से जो नील वगैरह और सूजन आ जाती है वो बड़ी तेजी से कम होने की जो क्षमता है वो बड़ी तेजी से बढ़ जाती है।
योगा पोस्चर्स ऑल्सो इंप्रूव मसल्स स्ट्रेंथ। राइटर कह रहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं, योगा के जो विभिन्न आसन होते हैं वो हमारे जो मसल्स की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ मजबूती है उसको बढ़ा देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे मांसपेशियों के अंदर जो लचीलापन होता है उसको बढ़ाते हैं, एंड रेंज ऑफ मोशन, और हमारे अंदर भावना का जो प्रवाह होता है, जो वेग होता है, उस वेग को संभालने की हमें क्षमता भी बढ़ा देते हैं। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज सच एज आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। आर्थराइटिस हमें पता है कि घुटनों दो जो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होते हैं, जो पतली परत होती है झिल्ली, जो हड्डियों को आपस में टकराने से और बड़े लचीलेपन से मुड़ने में मदद करती है वो, और दूसरी होती है ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हमारी हड्डियां गलने लग जाती हैं, क्योंकि हड्डियों के ऊपर जो चिकनी लेयर होती है जो ब्लड को और दूसरे फ्लूइड को हमारी हड्डियों में घुसने से बचाती है, वो लेयर हट जाती है और फिर ब्लड और बाकी के जो फ्लूइड होते हैं वो हमारी बदन की हड्डियों को गलाने लग जाते हैं। तो राइटर कहता है कि सिर्फ इससे बॉडी पोस्चर से इतना नहीं होता है, बल्कि आपकी जो मांसपेशियों की क्षमता, भावनाओं को संभालने का वेग, अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं तो सबसे बड़ी बात है कि ये सारी जो चीजें होती है ये मस्कुलोस्केलेटल डिजीज को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। मस्कुलोस्केलेटल डिजीज होती हैं वो बीमारियां जो मांसपेशियों और हमारे मस्तिष्क से सीधे सीधे जुड़ी होती हैं, जैसे कि आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। Yoga's emphasize on deep breathing combined with backhands improves the lung capacity and function। तो राइटर यहां पर कहता है कि योगा के अंदर जो गहरी सांस लेने पर दबाव दिया जाता है, और दूसरी एक्सरसाइज होती है बैकहैंड्स। बैकहैंड्स में ऐसा होता है कि जैसे कोई आदमी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, कई बार हम एक्सरसाइज इसके एक अपोजिट एक्सरसाइज होती है जो हम करते हैं, वो है तो बिल्कुल स्ट्रेट होकर अपने दोनों हाथों को बिल्कुल आसमान की तरफ ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे कमर को झुकाकर हम अपने हाथों को नीचे लाकर पांव को टच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस एक्सरसाइज को हम वाइस वर्सा इसके अपोजिट फॉर्म में करें, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएं, हाथों को आसमान की तरफ करें और फिर अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करें और पीछे की तरफ मोड़ते हुए हाथों से अगर हम पीछे की तरफ जमीन को टच करते हैं, जैसे कालबेलिया डांस में होता है, तो उसको कहते हैं बैकहैंड्स। तो राइटर कहता है कि गहरी सांस लेने का जो योगा पर दबाव होता है और जो बैकहैंड्स पीछे मुड़ने की जो एक्सरसाइज होती है, ये हमारे लंग्स की, फेफड़ों की जो कैपेसिटी यानी कि जो क्षमता होती है और फंक्शन यानी कि वो जिस तरीके से कार्य करते हैं, कार्य क्षमता, इन दोनों को बढ़ा देती है। क्षमता और कार्य क्षमता दोनों को बढ़ा देती है। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो एनकरेजेस वंस टू लीड ए हेल्थियर लाइफ स्टाइल। फिर एक फायदा यह भी होता है कि जो व्यक्ति योगा का आदी हो जाता है, योगा को अपने जीवन में पूरी तरीके से उतार लेता है, असल में उसे प्रेरणा मिलती है, योगा उसको एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है एक स्वस्थप्रद जीवन जीने के लिए, यानी उसकी जीवन शैली सुधर जाती है। वो सही समय पर सोता है, सही समय पर उठता है, क्योंकि जो योगा होता है वो अर्ली मॉर्निंग करने के लिए ही ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर अर्ली मॉर्निंग में करें तो वो जल्दी उठता है, जो उसका आहार होता है वो भी संतुलित हो जाता है और जो पोषक भोजन है केवल वो वही खाता है। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। और राइटर कहता है कि सिर्फ एक हेल्थियर लाइफस्टाइल, एक स्वस्थ जीवन शैली है, केवल योगा उसी के ऊपर दबाव नहीं देता है, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस यानी मनुष्य अपने खुद के प्रति जागरूक होता है, अपने विचारों के प्रति, अपने मस्तिष्क के प्रति, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति, और दूसरी चीज है डिसिप्लिन। राइटर कहता है कि सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद के प्रति जागरूकता और एक अनुशासन, जो आत्म अनुशासन है, वो दोनों चीजें जरूरी हैं पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, ताकि एक व्यक्ति के नकारात्मक दृष्टिकोण को, नकारात्मक व्यवहार को सकारात्मक व्यवहार में बदला जा सके। While yoga provides such a strong support to body's healing mechanisms, it is important to view yoga as an adjunct or complementary therapy। राइटर कहता है क्योंकि जो योगा है वो हमारे शरीर के अंदर जो हीलिंग मैकेनिज्म यानी वो मशीनरी होती है जो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाती है, और छोटी मोटी जो चोटें, सूजन और मसल्स में जो खराबी आती है उनको ठीक करने के लायक बनाती है। तो योगा ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड कराता है, हमारे शरीर की इस मशीनरी को पूरी तरीके से दुरुस्त करता है और ये सारे फंक्शन करने के लायक बनाता है। तो राइटर कहता है कि अगर योगा के इतने फायदे हैं तो हमें एक एडजंक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी यानी एक सहायक उपचार के तौर पर इस योगा को देखना चाहिए। यानी अगर हम किसी बीमारी के लिए कोई दवाइयां ले रहे हैं, ऑपरेशंस करा रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो योगा है उसको एक पैरेलल, एक समानांतर उपचार की तरह से यूज किया जाना चाहिए। एंड नॉट रिलेड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीजेस। लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि हम केवल इसी के ऊपर, योगा के ऊपर निर्भर हो जाए कि सारी बीमारियां केवल योगा से ठीक हो जाएंगी। राइटर कहता है ऐसा नहीं है। कुछ बीमारियों के लिए जरूरत होती है ऑपरेशन कराने की, मेडिसिन की, वैक्सीनेशन, टीकाकरण कराने की, तो वो चीजें अपनी जगह ठीक है।
है, लेकिन एक सहायक उपचार के तौर पर, एक सहायक उपचारात्मक जो प्रणाली है उसके तौर पर हमें योगा को यूज करना चाहिए। तो राइटर है टिमोथी बर्गिन्स, एक फॉरेनर है जो yogabasics.com के नाम से एक ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं। जो स्टूडेंट्स और जो लोग इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं योगा के, उनको वहां पे सर्टिफाइड कोर्स कराते हैं। और टिमोथी बर्गिन्स खुद एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर है जो योगा सिखाते हैं और प्रामाणिक योगा गुरु है। तो यहां पे राइटर ने सिर्फ योगा के बारे में नहीं बताया। मोस्टली लोग हमें योगा के बारे में बताते हैं कि योगा करने से वो होता है, योगा करने से ये होता है और योगा करने से वो होता है। लेकिन जो राइटर है टिमोथी बर्गिन्स, उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी यानी जो मानव शरीर संरचना है उससे जोड़ के हमें बताया कि जो सांस लेने से ये होता है और गहरी सांस लेने से और जो ध्यान योग की क्रिया है उससे हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जागरूक रूप से हम उसको चालू कर सकते हैं। और जैसे ही वो चालू होता है तो हमारे शरीर को और अपनी छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने की और टूट फूट को मरम्मत करने का ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलता है। और मस्तिष्क को भी आराम करने की जो प्रणाली है, मस्तिष्क को आराम कराने की जो प्रणाली है वो भी हम अपने आप सीख जाते हैं। तो राइटर ने बहुत सुंदर तरीके से हमें चीज रिप्रेजेंट करी है ह्यूमन एनाटॉमी के साथ जोड़कर। नेक्स्ट इसी से इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड जो हमारा चैप्टर है उसी से जुड़ा हुआ अगला चैप्टर है प्योरिटी इज पावर, की जो शुद्धता होती है वही शक्ति होती है। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, स्वामी विवेकानंद। चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को कोट किया गया, उद्धृत किया गया है, जिन्होंने कहा था कि जो शुद्धता होती है वो ही शक्ति होती है। लेकिन कैसे, तो हम और डेप्थ में गहराई में जाके देखते हैं। वी वॉन्ट प्योरिटी। राइटर कहते हैं कि हमें यानी मनुष्य को शुद्धता चाहिए होती है। प्योर फूड, हमें भोजन शुद्ध चाहिए होता है। प्योर वाटर, हमें जल भी शुद्ध चाहिए होता है। प्योर एयर, और हमें हवा भी शुद्ध चाहिए होती है। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, हमें चाहते हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध हो। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव, हमें चाहते हैं कि हमारे साथ में जो लोग हों उनका हृदय पूरी तरीके से पवित्र शुद्ध हो और उनके जो प्रेम वो जो हमें दे रहे हो वो भी पूरी तरीके से शुद्ध हो। वी प्रीफर प्योर एनवायरमेंट, राइटर कहता है कि हमें तो वातावरण भी शुद्ध चाहिए होता है एंड प्योर सोसाइटी, और हमें समाज भी शुद्ध चाहिए होता है जिस समाज में हम रहते हैं। एंड आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, और हम शुद्धता को इतना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि जो शुद्धता होती है वो प्रोत्साहित करती है किस चीज को, हेल्थ को, स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती है। इंप्योरिटीज आर इंजूरियस टू हेल्थ, जबकि हमें जानते हैं कि जो अशुद्धताएं होती है वो हानिकारक जानलेवा होती है किसके, स्वास्थ्य के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि सारी चीजें शुद्ध हो ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, हमें जानते हैं कि शुद्धता है केवल एक शरीर, एक स्वस्थ शरीर उपलब्ध नहीं कराती है, बल्कि जो शुद्धता होती है वो मानसिक शांति भी उपलब्ध कराती है। जबकि इंप्योरिटीज इंपेयर द माइंड, जो अशुद्धताएं होती है वो हमारे मस्तिष्क को अपाहिज कर देती हैं, उसको निर्जीव बना देती हैं। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी, तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की जो स्वास्थ्य होते हैं उसके लिए हमें शुद्धता की आवश्यकता होती है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ, लेकिन जो वातावरण की शुद्धता है वो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए चाहिए होती है। यानी कि अगर वातावरण दूषित है तो जो हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। सेकंड पैराग्राफ पे आते हुए राइटर बताता है प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। अब राइटर ने बताया कि असल में प्योरिटी का तात्पर्य, प्योरिटी का अर्थ क्या होता है। राइटर कहता है कि जब हम कहते हैं कि शरीर शुद्ध है तो शारीरिक शुद्धता क्या होती है, शारीरिक शुद्धता का मतलब होता है फिजिकल हेल्थ, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य। अगर किसी के पास में शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है इसका मतलब उसका शरीर शुद्ध है। प्योरिटी ऑफ स्पीच, लेकिन वाणी की शुद्धता क्या होती है, इज अनसलीट ट्रूथ, जब हम किसी को बिल्कुल सपाट एकदम विशुद्ध रूप से सत्य बोलते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी वाणी पूरी तरीके से शुद्ध है। प्योरिटी ऑफ हार्ट, और हृदय की शुद्धता क्या होती है, इज अनसेल्फिश लव, जब हम पूरी तरीके से स्वार्थ से विहीन होकर, जब स्वार्थ को बिल्कुल त्याग कर किसी से प्रेम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो हृदय है वो पूरी तरीके से शुद्ध है। प्योरिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की शुद्धता क्या होती है, इज राइटियस रीजन, जब हमारे पास किसी भी कार्य को करने के जितने भी वजह होती हैं, जो कारण होते हैं, जब हमारे कारण पूरी तरीके से सच्चाई का साथ देते हैं, जब हमारे कारण पूरी तरीके से नेकी और ईमानदारी का साथ देते हैं तो इसका मतलब हमारे जो विचार हैं वो भी पूरी तरीके से शुद्ध है। प्योरिटी ऑफ माइंड, मस्तिष्क की शुद्धता क्या होती है, इज होलसम पीस, जब हम पूरी तरीके से हमारा मस्तिष्क शांति की अवस्था में होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ है, शुद्ध है। प्योरिटी ऑफ एक्शन, फिर कर्मों की शुद्धता क्या होती है, इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, जब हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा करते हैं, जब हम गंभीर होकर, बिल्कुल सिंसियर होकर किसी की सेवा करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे कर्म भी शुद्ध है।
प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, सामाजिक शुद्धता का अर्थ होता है इज हार्मोनियस यूनिटी, जब पूरे समाज के लोगों के बीच में भाईचारे से भरी हुई एक एकता विराजती है, एक एकता मौजूद होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक शुद्धता मौजूद है। प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट, लेकिन वातावरण की शुद्धता क्या होती है? इज सोल एलिवेटिंग सिरेनिटी, एक ऐसी असीम शांति जो हमारे आत्मा को पूरी तरह खुशी से, प्रसन्नता से भर दे, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा वातावरण भी पूरी तरीके से शुद्ध है। अब राइटर ये चीज हमें इंस्टेंस उदाहरण देकर भी समझाएगा। इन द महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। राइटर कहते हैं कि महाभारत जो एक वैदिक ग्रंथ है, एक महाकाव्य है, उसके अंदर एक ऐसी घटना का जिक्र है जो पूरी व्याख्या करके आपको समझाएगी कि जो शुद्धता होती है उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो किस प्रकार काम करती है। द पांडव्स एंड द कौरव्स वर द्रोण्स डिसिपल्स, कौरव भाइयों का एक ग्रुप था और पांडवों भाइयों का एक ग्रुप था, दो भाइयों के दल थे। ये दोनों ही जो भाइयों के दल थे वो एक ही गुरु के शिष्य थे और गुरु का नाम था द्रोण। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रिसेप्टर द्रोण फॉर अ टेस्ट, प्रिसेप्टर मींस टीचर। तो एक बार क्या होता है कि द्रोण जो गुरु होते हैं वो इन दोनों भाइयों के दलों को बुलाते हैं एक छोटी सी परीक्षा के लिए। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव्स युधिष्ठिर वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। जो पांडवों की तरफ से सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर, उसको बुलाया गया और द्रोण ने उसको कहा कि वो हस्तिनापुर के राज्य में जाए और वहां जाकर उस समाज से किसी सबसे बदतर, सबसे बेकार पापी व्यक्ति को लेके आए। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरव दुर्योधन was asked to fetch one good person from the same society in हस्तिनापुर। जबकि कौरवों की तरफ से जो सबसे बड़ा भाई था दुर्योधन, उसको गुरु द्रोण ने बुलाया और उसे उसी सोसाइटी में जिसमें युधिष्ठिर गया है, वहां से एक सबसे अच्छे, सबसे नेक, पवित्र व्यक्ति को लाने के लिए कहा गया। आफ्टर ए थ्रू सर्च बोथ द कजिन्स रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड, लेकिन कई देर तलाशी करने के बाद ये जो चचेरे ममेरे भाई थे खाली हाथ वापस लौटे दोनों। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर। असल में हुआ यह था कि दोनों खाली हाथ क्यों लौटे? क्योंकि जो युधिष्ठिर था वो अपने खुद मन से इतना पायस यानी कि पवित्र और प्योर, इतना शुद्ध था कि उसको यह कहा गया था कि बुरा आदमी लेके आओ हस्तिनापुर से, लेकिन उसको हर आदमी पवित्र और शुद्ध नजर आया। द इंप्योर माइंड ऑफ दुर्योधन फाउंड एवरीवन टू बी इवल एंड इम्प्योर, लेकिन जो दुर्योधन था उसका खुद का मन मस्तिष्क में इतनी बुराइयां और अशुद्धियां थी कि उसे हर एक आदमी बुरा और अशुद्ध लाया। इसीलिए उसको कहा गया था कि अच्छा व्यक्ति लेके आओ, तो उसको अच्छा व्यक्ति कोई नजर ही नहीं आया। एज इज द माइंड सो इज द विजन। इंग्लिश और हिंदी में एक सेइंग, एक कहावत है कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका दृष्टि होगी। यानी अगर हम किसी को बारे में पहले से बुरा मानते हैं या फिर हम किसी चीज को बुरा मानते हैं तो उस चीज को हमारा जो नजरिया है वो देखने का बुरा ही होगा, कभी उसकी अच्छाई देखने का नजरिया नहीं पनप पाएगा। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स अवर विजन। इसीलिए कहा जाता है कि जो शुद्धता होती है वही हमारी दृष्टिकोण को बनाती है, गढ़ती है। वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, लेकिन जो शुद्धता होती है वो केवल हमारे दृष्टिकोण को नहीं गढ़ती बल्कि हमारे शब्दों और हमारे कर्मों को भी शुद्ध बनाती है। इट इज ऑल्सो द पावर टू प्यूरिफाई पीपल। शुद्धता में इतनी शक्ति होती है कि वो दूसरे व्यक्तियों को भी शुद्ध कर सकती है। इवल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। राइटर कहता है कि शुद्धता की उपस्थिति में जो बुराई होती है, पाप होते हैं, वो भाग खड़े होते हैं। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन। जिस तरीके से चमचमाते सूरज का उजाला काला रात का जो अंधेरा होता है वो जगमगाते सूरज का सामना नहीं कर सकता, उसी तरीके से जो बुराई होती है वो शुद्धता का सामना नहीं कर सकती। इट ओनली गेट्स चेंज इनटू प्योरिटी। बल्कि शुद्धता की उपस्थिति में जो अशुद्धता होती है वो भी विपरीत परिवर्तित हो जाती है शुद्धता के अंदर। फूल्स हु कम टू स्कॉफ रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। जिस जगह पूरी तरीके से मानसिक कर्मों की, हृदय की हर एक चीज की शुद्धता मौजूद होती है, वहां पर जो मूर्ख लोग दूसरों का उपहास, खिल्ली उड़ाने आते हैं, वो लोग अचानक शुद्धता से भरकर दूसरे की प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं और दूसरे की बढ़ाई करने लगते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाना छोड़ देते हैं, उपहास करना छोड़ देते हैं। विलन्स हु कम टू हार्म स्टैंड इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। जबकि शुद्धता की उपस्थिति में वो दुष्ट लोग जो दूसरे का बुरा करने के विचारों से आते हैं, वो अचानक शुद्धता की उपस्थिति पाकर पूरी तरीके से अनुराग से, प्रेम से भरकर खड़े हो जाते हैं। मर्डरर्स बिकम वोटायर्स ऑफ द पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। जबकि शुद्धता की उपस्थिति को पाकर जो हत्यारे लोग होते हैं वो पूरी तरीके से शांति के संदेशवाहक बन जाते हैं, शांति का प्रचार करने वाले बन जाते हैं। उसका उदाहरण भी राइटर में दे रहा है। पवारी बाबा वाज अ सेंट। पवारी बाबा नाम के एक सन्यासी हुआ करते थे। ही वाज प्योर एंड पायस। वो पूरी तरीके से शुद्ध भी थे और पूरी तरीके से पवित्र भी थे। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। वो बड़ा साधारण जीवन जीते थे। वन डे व्हेन ही वाज अस्लीप अ थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस एंड टुक अवे द वेसल्स कंटेनिंग फूड। एक बार जब वो सो रहे थे तो उनकी झोपड़ी में एक चोर दाखिल हुआ और उनके भोजन से भरे हुए 2 बर्तनों को लेकर भाग खड़ा हुआ। द सेंट वोक अप। उसकी आवाज सुनकर जो पवारी बाबा थे वो भी जागृत जाग गए। सॉ द रनिंग थीफ। उन्होंने भागते हुए चोर को देखा। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स कंटेनिंग बॉइल्ड
salt, vegetables and curd and ran after him. तो बाबा ने जैसे ही चोर को भागते हुए देखा, उन्होंने ना तो शोर मचाया ना वो उसको मारने के लिए दौड़े, बल्कि उन्होंने दो अलग पड़े भगोने को उठाए, जिसमें एक में पकी हुई सब्जी थी और एक में दही पड़ी थी, और वो दोनों बर्तनों को उठाकर उस चोर के पीछे भागे. The thief stopped and the saint approached him with all purity of love and said, "Child, the food is insufficient for you." लेकिन जब काफी देर भागने के बाद चोर ने देखा कि पीछे उसका कोई पीछा कर रहा है, तो वो रुक गया. जब पवारी बाबा उसके पास पहुंचे तो पूरी तरीके से प्रेम और अनुराग से भरके उन्होंने कहा कि बेटा, तुम जो भोजन चुरा के भागे वो तुम्हारे लिए अपर्याप्त है. यू मे हैव दिस ऑल्सो. वो दो बर्तन उसकी तरफ पकड़ाते हुए कहा कि बेटा, तुम ये भी रख सकते हो. प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी. लेकिन तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, यहां शांति से बैठो, इस भोजन का आनंद लो. द थीफ वॉज वंडर स्टक by the affectionate words of the pure soul. लेकिन इस पवित्र आत्मा के अनुराग भरे शब्दों को सुनकर जो थीफ था, जो चोर था, वो पूरी तरीके से स्तब्ध रह गया कि यार, मैं इस आदमी को चुरा के भाग रहा हूं और ये मुझे बेटा कह रहा है और इतने प्यार से भोजन करने के लिए कह रहा है. There was a change in him. तो कुल मिलाकर इस पवित्र आत्मा का सामना करने के बाद में जो चोर था, उसके अंदर एक हृदय परिवर्तन हुआ. He prostrated himself before the saint. वो दंडवत प्रणाम करके लेट गया पवारी बाबा के सामने. तो यह घटना हमें बताती है कि पवारी बाबा जो थे, उनका मन मस्तिष्क इतना पवित्र और शुद्ध था कि उनकी पवित्रता और शुद्धता के प्रभाव में आकर जो चोर था, उसका खुद का हृदय परिवर्तन हो गया. विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, इफ एनीबडी इमिटेट्स द सैंड, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट. लेकिन राइटर यहां पर चेतावनी दे दे कि अगर बाबा की जगह, पवारी बाबा की जगह कोई ऐसा आदमी होता जिसका मन और मस्तिष्क इतना पवित्र और शुद्ध नहीं होता, और अगर वो पवारी बाबा की तरह ही व्यवहार करने की कोशिश करता है, नहीं चोर के पीछे भागता, भले ही उसको खाना खिलाने की नीयत से भागता, लेकिन उसका जो परिणाम है वो परिणाम में बदल सकता है, यानी कुछ बुरा अंजाम हो सकता था. द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे द वेसल्स. हो सकता है कि जो चोर था वो उसको आदमी को मारकर, जो उसके पीछे भागता चोर के पीछे, हो सकता है कि चोर गलत समझ जाता कि ये मेरा पीछा करने आ रहा है, और वो उसको मार कूट के वो दो बर्तन भी ले जाता. The test of genuine purity is in its metamorphosing ability. इसीलिए राइटर कहता है कि जो सच्ची शुद्धता होती है, उसका सबसे बड़ी पहचान, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा यह होती है कि उसके अंदर मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी, यानी दूसरों का हृदय परिवर्तन करने की योग्यता होती है. कैसे? एक और इंस्टेंस देता है जो राइटर है. Once upon a time, one particular ऋषि called गौतम did तपस्या to obtain certain power. बहुत समय पहले की बात है, गौतम ऋषि नाम के एक महर्षि हुआ करते थे. उन्होंने कुछ निश्चित शक्तियों को पाने के लिए उपासना करनी शुरू कर दी, तपस्या करनी शुरू कर दी. फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स ही ऑब्जर्व्ड रिगोरस ऑस्टेरिटीज. कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक उन्होंने कठोर तप सहा, कठोर तपस्या करी. ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक. उन्होंने खाना और पीना भी छोड़ दिया. ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, और केवल एक पांव पे खड़े होकर उपासना करते थे. ही कंट्रोल्ड द सेंसेस. राइटर कहता है असल में ऐसा गौतम ऋषि इसलिए कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को पराजित कर दिया था. अपनी भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, थकान महसूस करने की जो इंद्रियां थी, वो उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुके थे. ही मेडिटेटेड ऑन द चूजन डेटी. वो एक चुनी हुई देवी की उपासना करते थे. वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर ए हॉली डिप. हमेशा की तरह जब प्रातः काल में वो नदी के अंदर एक बार अपनी पवित्र डुबकी लगाने गए. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज अ ट्री. लेकिन इस नदी के किनारे एक बड़ा सा विशाल वृक्ष हुआ करता था. ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द रिवर. ये पेड़ इतना विशाल था कि इसकी जो टहनियां थी, जो शाखाएं थी, वो इतनी लंबी थी कि वो नदी के ऊपर तक छाया बनाती थी, यानी नदी के ऊपर तक छाई हुई थी. अ क्रेन वाज सीटेड अमंग द ब्रांचेस. तो इसी पेड़ की टहनियों पर, जो नदी के पानी के ऊपर लटक रही थी, उसके ऊपर एक सारस बैठा हुआ था. When Gautam was in neck deep water facing towards the sun with an austere mind, द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड. तो गौतम ऋषि गले गले तक पानी में डूबकर जब अपने हाथों में जल लेकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे थे और पूरी तरीके से अपने पवित्र मस्तिष्क से भगवान को ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अचानक जो सारस बैठा था उसकी जो बीड़ थी वो उनके सर के ऊपर आके गिरी. ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड. उन्होंने अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करा एंड एनॉयड, और वो बुरी तरीके से क्रोधित भी हुए. ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर. उन्होंने क्रोध से, गुस्से से भरकर उस पक्षी को घूर के देखा. द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल्ट डेड. और उनकी केवल क्रोध भरी दृष्टि पड़ने से जो पक्षी था वहीं के वहीं मरकर गिर गया. द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज he had obtained the power to kill a bird by his very gaze. तो इस नजारे को देखकर जो गौतम ऋषि थे उनको बड़ी खुशी हुई. उनको ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि कम से कम उन्होंने इतनी तपस्या से शक्ति तो प्राप्त कर ली है कि वो एक चिड़िया को केवल अपनी दृष्टि मात्र से घूर के मार डाल सकते हैं. आफ्टर ए व्हाइल he went to the नियर बाय विलेज फॉर फूड. इस तरीके से अपनी तपस्या से आई हुई जो मामूली सी शक्ति है उससे पूरी तरीके से घमंड में और पूरी तरीके से अपने ईगो में भर के, अहम भाव में भर के, जो गौतम ऋषि होते हैं अपने स्नान के बाद नजदीकी जो गांव होता है वहां पर अपनी भिक्षा के लिए, अपने रोजमर्रा के खाने के लिए जाते हैं. He stood before a house and sought alms from the housewife.
वो किसी भी एक झोपड़ी के आगे जाके रुकते हैं और वहां जाकर एल्म्स यानी कि भिक्षा के लिए इंतजार करते हैं कि घर की गृहिणी बाहर आए उनको भिक्षा दे। शी वॉज बिजी डूइंग अ डोमेस्टिक कोरस, लेकिन जो गृहिणी थी उनको उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज तो लगा दी, लेकिन जो गृहिणी थी उस समय अपने घर के जो रोजमर्रा के काम थे कोरस, उनमें बुरी तरीके से बिजी थी। गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, गौतम ऋषि को उस महिला के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ा। ही वॉज एनोयड विद हर फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, उन्हें जानकर बड़ा क्रोध हुआ, उन्हें बड़ी चिढ़ हुई और वो बुरी तरीके से क्रोधित हुए कि उनकी भिक्षा की आवाज सुनने के बावजूद जो वो मामूली सी एक गृहिणी है वो इतने बड़े ऋषि को इंतजार करा रहे हैं। द लेडी केम, लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड, सर आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, सॉरी फॉर द डिले। लेकिन जैसी वो महिला बाहर आई तो गौतम ऋषि ने उसको क्रोध की तरह क्रोध से घूर के देखा, ठीक वैसे जैसे उस सारस को देखा था। लेकिन उनके क्रोध से घूरने का कोई असर तो नहीं हुआ, बल्कि उस औरत ने कहा कि श्रीमान महर्षि, मैं उस सारस की तरह नहीं हूं कि आपने मेरे को घूर के देखा और मैं आपके केवल दृष्टि मात्र से घूर के देखने से मर जाऊंगी। हालांकि जो डिले जो देरी हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रेन, उस समय मैं अपने पति की सेवा कर रही थी और अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी, इसलिए मुझसे देरी हुई और मैं क्षमा चाहती हूं। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया करके भिक्षा को ग्रहण कीजिए। द ऋषि वॉज शॉक्ड, लेकिन जो गौतम ऋषि थे वो इस महिला की इस बात को सुनकर बुरी तरीके से चौंक गए थे। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड only a short while ago। उनको तो यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस मामूली सी साधारण सी दिखने वाली औरत को उस सारस वाली और उसके मरने वाली घटना जो केवल चंद मिनटों पहले हुई है और जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, तो इस महिला को उसके बारे में कैसे पता चला। The lady further said, sir, don't be surprised। गौतम ऋषि को इस तरीके से विचारों में डूबा देखकर वो महिला ऐसा लगता है मानो गौतम ऋषि के मन के भाव पढ़ लेती है और वो कहती है कि महर्षि, आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। आई एम ए हम्बल हाउसवाइफ, मैं कोई देवी का अवतार नहीं हूं, मैं केवल एक साधारण सी गृहिणी हूं। इफ यू वांट टू मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर, प्लीज गो टू द पर्टिकुलर पर्सन हुज एड्रेस आई शैल गिव। सेइंग सो शी गेव हिम द एड्रेस। लेकिन वो गौतम ऋषि को कहती है कि अगर आप तपस्या और तपस्या से जो वरदानों की प्राप्ति होती है, अगर आप उस प्राप्ति और शक्तियों के बारे में जानना चाहते हो तो मैं एक व्यक्ति विशेष के पास आपको भेज रही हूं, मैं आपको उसका एड्रेस दे रही हूं, अगर आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। और यह कहकर वो महिला जो गौतम ऋषि के हाथों में उस व्यक्ति का पता रख देती है। हम्बल्ड, पूरी तरीके से विनीत, विनम्र और क्रेस्ट फैलन, और बुरी तरीके से जो भौचक्के और बुरी तरीके से स्तब्ध जो गौतम ऋषि होते हैं, द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, वो उसी दिशा में चल पड़ते हैं जहां उस औरत ने उस व्यक्ति का पता बताया था। इट वॉज ए ग्रेटेस्ट शॉक टू हिम टू सी ए पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन। लेकिन उन्होंने सोचा था कि शायद वो औरत किसी महर्षि, किसी बहुत बड़े राजा या किसी जादूगर के पास भेजेगी, लेकिन उनको दूसरा झटका जब लगा। पहला झटका तो वो लगा उन्हें कि जब साधारण सी औरत को उनके उस घटना का पता चल गया, सारस वाली घटना का जो कुछ ही चंद पहले घटी थी समय पहले। दूसरा झटका उनको यह लगा कि उस गृहिणी ने जिस व्यक्ति के पास भेजा था वो बड़ा ही अति साधारण एक सामान्य सा व्यक्ति था। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन द मैन सेड, होली सर वेलकम। जैसे गौतम ऋषि को साधारण व्यक्ति ने आता देखा, उन्होंने उनका अभिवादन करा गौतम ऋषि का। आई नो अबाउट द क्वींस डेथ एंड द हाउसवाइफ एडवाइस। उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि मुझे उस सारस की मृत्यु और उस गृहिणी ने आपको जो सलाह दी है मुझे उसके बारे में भी पता है। प्लीज वेट ए लिटिल एंड आई शैल सून टेक यू होम। लेकिन आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, मैं अपनी खेती बाड़ी के काम को समेट लूं और उसके बाद मैं आपको घर लेके चलूंगा। लेटर एट द होम ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर। पहले तो उन्होंने वहां खेत की तरफ वेट कराया, उसके बाद गौतम ऋषि को तीसरी बार ताज्जुब जब हुआ जब वो साधारण सा मामूली सा दिखने वाला आदमी घर पहुंचने के बावजूद देरी पर देरी करता जा रहा था। ही वॉज बिजिली एंगेज इन सर्विंग हिज पेरेंट्स। घर जाने के बाद वो अपने माता पिता की सेवा करने लगा और गौतम ऋषि की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। इट डिड नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर्स। गौतम ऋषि ने पूरी अच्छी तरीके से उसकी झोपड़ी में नजर डाली तो उन्हें वहां कोई भी वो ऐसे पौराणिक ग्रंथ वगैरह दिखाई नहीं दिए। तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़े। नॉट डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टेरिटीज। ना उस व्यक्ति को देखकर लगा कि उसने कोई कठोर तपस्या करी होगी। बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी ऑफ माइंड। लेकिन पूरे मन मस्तिष्क की जो शुद्धता थी, उसकी आभा, उसकी जो चमक थी वो उस आदमी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। और इस घटना को पूरा समझने के बाद जब गौतम ऋषि को समझ में आ गया कि बिना किसी वेद पुराण को पढ़े
केवल अपने कर्तव्यों के प्रति वो व्यक्ति इतना समर्पित था और उसका मस्तिष्क, उसका मन, उसके विचार, उसके कर्म इतने शुद्ध थे कि उस शुद्धता की उपस्थिति के अंदर जो गौतम ऋषि होते हैं उनके अंदर हृदय परिवर्तन हो जाता है। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड। बिना कुछ कहे और बिना कुछ आगे उस व्यक्ति से सुने उनके अंदर जो तुच्छ सी तपस्या का एक घमंड आ गया था, तुरंत वो गायब हो जाता है। ही टर्न मॉडेस्ट, और वो एक गुस्से और क्रोध से भरे हुए एक अखड़ टाइप के व्यक्ति से वो एक विनम्र व्यक्ति में बदल जाते हैं। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर। वो पूरी तरीके से क्रोध से रहित हो जाते हैं, इल विल, दूसरे की बुरी इच्छा से रहित हो जाते हैं, और हॉटीनेस, और जो अधीरता, जो बेचैनी जो उनके अंदर आ गई थी, वो उससे भी रहित हो जाते हैं। यानी अब उनके अंदर ना क्रोध है, ना दूसरे के प्रति बुरा करने की चाह है, और ना ही उनके अंदर हबड़ा तबड़ी का कोई भाव है। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि वो व्यक्ति जो अपने कर्मों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरीके से गंभीर हो, अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पूरी तरीके से फेथफुल हो, एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर। और वो व्यक्ति जो पूरी तरीके से प्रेम करने के लिए सेल्फिशनेस यानी कि जो अपनी खुद की खुदगर्जी है, उस स्वार्थ से पूरी तरीके से रहित हो, वही व्यक्ति सच में पूरी तरीके से प्योर यानी कि शुद्ध होता है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस। और गौतम ऋषि को यह बात महसूस होगी कि असल में जो शुद्धता की कीमत होती है वो बहुत ही उच्च और बेशकीमती, अमूल्य होती है। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, अब इन सारे उदाहरणों से बिल्कुल एक अलग बात राइटर हमें समझा रहा है। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर have the ability to purify not only things but also beings as well। राइटर कहता है कि प्रकृति के ढेर सारे तत्व होते हैं, जैसे प्रकृति के तत्व में से पानी है, मिट्टी है, इस तरीके से। तो राइटर कहता है प्रकृति के जो सारे तत्व होते हैं इनके अंदर एक एबिलिटी, एक योग्यता होती है। वो योग्यता होती है न केवल निर्जीव वस्तुओं को शुद्ध करने की, बल्कि जो जीवित वस्तुएं होती हैं, प्रकृति के तत्व, उनको भी शुद्ध कर सकते हैं। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी। लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य जब से धरती पर आया है, वो इस प्रकृति के जितने भी शुद्धिकरण करने के तत्व हैं उनका प्रयोग केवल अपने शरीर को शुद्ध करने में करता है। अपने मन को, विचारों को, कर्मों में शुद्ध करने में वो प्रकृति के तत्वों का प्रयोग नहीं करता है। वेरी ऑफन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट मैनी अ जैम रिमेन्स हिडन इन सैंड्स। और इस तरीके से केवल जो मनुष्य होता है वो एक समुचित और एक शुद्ध वातावरण की चाह में असल में जो प्रकृति के अन्य तत्व होते हैं, जो बेशकीमती जैम यानी कि बहुमूल्य हीरो जैसे होते हैं, वो कहीं इस मिट्टी के अंदर यानी जो अज्ञानता है उसकी मिट्टी के अंदर दबे रह जाते हैं। एंड मैनी ए फ्लावर विदर्स अवे अनसीन इन थ्रोन्स। और कई प्रकृति के ऐसे तत्व होते हैं जो किसी सुंदर फूल की भांति की तरह होते हैं, लेकिन वो सुंदर फूल जो है वो केवल अपने कटीली टहली के अंदर ही मुरझा जाता है। यानी जिस तरीके से अगर किसी फूल पर किसी की सुंदर दृष्टि ना पड़े तो वो फूल पूरी तरीके से बेकार होता है और वो अपने कांटों में बड़े बड़े सूख जाता है, उसी तरीके से प्रकृति ने हमें अपने मन, मस्तिष्क, विचारों को शुद्ध करने के लिए जो तत्व दिए हैं, असल में अक्सर दुर्भाग्य से क्या होता है, मनुष्य उनको अनदेखा कर देता है। और उनकी जो प्रकृति के शुद्ध करने के जो तत्व है उनकी हालत ठीक वैसी होती है जैसे मिट्टी के अंदर दबे हुए किसी बेशकीमती पत्थर की। समटाइम्स insufficient and improper training spoils the inborn traits of virtue। भगवान, राइटर हमें आगे बताते हैं कि भगवान ने जितने भी नवजात शिशु होते हैं उन सबके अंदर सौभाग्य के कुछ लक्षण दिए होते हैं, लेकिन अपर्याप्त और जो गलत तरीके से जो अभ्यास है वो कई बार इन हमारे बच्चे के अंदर छुपे हुए सौभाग्यों को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इवन इफ द इनबोर्न नेचर इज ए लिटिल इम्प्योर वी कैन प्योरीफाई इट एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नेचर। राइटर कहता है कि हर किसी नवजात शिशु के अंदर, चाहे वो इंसान का हो चाहे वो पशु पक्षी का हो, उसके अंदर कुछ छोटी सी अशुद्धता जरूर होती है, लेकिन इस अशुद्धता को हम प्रकृति के दिए गए तत्वों के द्वारा उसको परफेक्ट बना सकते हैं और उसको प्योरीफाई यानी उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए डॉग इन द स्ट्रीट आर डर्टी। राइडर कहते हैं कि जो गलियों में आवारा कुत्ते होते हैं बड़े ही गंदे होते हैं, विद डर्टी हैबिट्स। लेकिन उनका सिर्फ शरीर गंदा नहीं होता बल्कि उनकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं खाने पीने की और एक दूसरे के साथ, दूसरे कुत्तों के साथ व्यवहार करने की, जो बड़ी गंदी होती है। बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन बट बिहेव्स वेरी मेथोडिकली एंड डिसेंट। लेकिन उसके अपेक्षा अगर उसकी तुलना में हम घर पर पाले गए एक समुचित अच्छी तरीके से अभ्यास
उसको दिए गए कुत्ते को देखें तो वो बड़े शालीन तरीके से और बड़े ही सभ्य तरीके से पेश आता है। तो ये दो कुत्तों के अंदर अंतर होता है। एक कुत्ता जो गलियों में आवारा है, एक दूसरे को जिसको अभ्यास दिया जा रहा है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेड्स ऑफ एनिमल्स। तो जिस तरीके से गली में रहने वाले आवारा कुत्ते के अंदर कुछ अशुद्धियां होती हैं, उसी तरीके से जानवरों की कुछ जो लक्षण होते हैं वो इंसान के अंदर जन्मजात उसे मिले हुए होते हैं। हर व्यक्ति के जन्मजात जो होता है, हर व्यक्ति का जो बच्चा पैदा होता है, शिशु, उसके अंदर जानवरों के कुछ बुरे लक्षण जरूर होते हैं, बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन। लेकिन उस व्यक्ति को जब हम एक समुचित अभ्यास देते हैं तो असल में वो जो व्यक्ति होता है वो एक सच्चे मनुष्य के रूप में बदल जाता है थ्रू संस्कार एंड नेचर। लेकिन किस तरीके से हम उसको वो चीज दे सकते हैं, ट्रेनिंग अभ्यास दे सकते हैं? राइटर कहता है संस्कार और दूसरी चीज है नेचर यानी कि प्रकृति। द इम्प्योर लेगेसी फ्रॉम द एनिमल इज वॉश्ड ऑफ। इस तरीके से यानी प्रकृति और संस्कार से हम मनुष्य के अंदर जो अशुद्धता की लेगेसी यानी परंपरा चली आ रही है उसको हम पूरी तरीके से धो सकते हैं, जैसे शुद्ध जल से किसी गंदगी को धो देते हैं। एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन। और जब हम किसी गंदगी चीज को हम शुद्ध जल से धोते हैं तो वो दूध जो चीज है वो क्या करने लगती है, चमकने लगती है। उस तरीके से प्रकृति और संस्कार की सहायता से जब हम किसी मनुष्य के मन से बुरे विचारों को धो देते हैं तो उसके अंदर जो शुद्धता होती है, जो लेटेंट यानी कि जो हिडन छुपी हुई शुद्धता होती है, वो पूरी तरीके से चमकने लगती है। अब इसके लिए राइटर एक उदाहरण देगा। पैरट्स स्पीक इफ ट्रेन्ड। राइटर कहते हैं कि तोते बोल सकते हैं अगर उन्हें अभ्यास दिया जाए तो, अगर उनसे अभ्यास करवाया जाए तो। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच। वो बिल्कुल इंसानों की अक्षरक्ष नकल कर सकते हैं। टू पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय टू पीपल। एक बार इसी प्रकार से दो तोतों की परवरिश दो अलग अलग लोगों ने करी। वन वॉज ए हंटर, जो पहला मालिक था वो एक शिकारी था, द अदर ए स्कॉलर, जबकि जो दूसरा व्यक्ति था वो एक विद्वान था। दे बॉट ट्रेन देयर पेट्स इन स्पीच। दोनों ही व्यक्तियों ने, शिकारी ने और विद्वान ने, अपने अपने तोतों को मानव की वाणी बोलना सिखाया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस। लेकिन शिकारी का पाला हुआ जो तोता था वो कठोर शब्द, कड़वे शब्द बोला करता था। इट्स एक्सप्रेशन वर कूड। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस तोते के, पहले वाले तोते के चेहरे की जो भाव भंगिमा थी वो पूरी तरीके से क्रूड यानी कि कठोर थी, रूड, पूरी तरीके से अव्यावहारिक और अश्लील और बिगड़ी हुई थी और अनसिविलाइज और पूरी तरीके से संस्कारों से रहित थी। द सेकेंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस स्पीच। लेकिन जो दूसरा तोता था जिसको विद्वान ने पाला, उसके शब्दों में हार्शनेस की जगह सॉफ्टनेस यानी कठोरता की जगह विनम्रता थी। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर। वो क्रूड और रूड और अनसिविलाइज्ड असभ्य शब्दों का प्रयोग करने की बजाय रिफाइनमेंट, पूरी तरीके से विशुद्ध शुद्ध शब्दों का प्रयोग करता था, एंड कल्चर, और पूरी तरीके से संस्कृत, जो सांस्कृतिक शब्द होते थे उनका प्रयोग करता था। द फर्स्ट पैरट वन learned the vulgar slang of the cruel hunter and his customers। जो पहला तोता था उसने शब्द सीखे, लेकिन कैसे शब्द? वल्गर स्लैंग, अश्लील गालियां सीखी। किससे? अपने मालिक शिकारी से और उसके आने वाले ग्राहकों से। The latter was quick in repeating the kind words of affectionate welcome and the farewell in the scholar's house। लेकिन जो दूसरे नंबर का जो तोता था उसने विद्वान के घर में आने वाले उसके शिष्य और जो मेहमान थे उनके आते समय, घर में स्वागत के समय और उनकी विदाई के समय जो अनुराग पूर्ण शब्द बोले जाते थे, जो विद्वान अपने शिष्यों और अपने मेहमानों को बोलता था और मेहमान और शिष्य उस विद्वान को बोलते थे, वो अनुराग पूर्ण शब्द दूसरे तोते ने सीख लिए। In the scholar's house, both the parrots were brothers born to the same mother bird। राइटर यहां पर हाईलाइट उल्लेख करता हुआ कहता है कि ये जो दो तोते थे, दो अलग अलग तोतियों से नहीं बल्कि एक ही तोती के दो बच्चे थे और भाई थे। बट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रिंगिंग अप, लेकिन परवरिश के आधार पर, एंड द एटमोस्फियर अवेलेबल अराउंड, और किस प्रकार का उनको अपने चारों तरफ वातावरण मिला, देयर एक्सप्रेशंस, इसी के अनुसार उनके हाव भाव एंड बिहेवियर और उनका व्यवहार डिफर्ड वेरी ग्रेटली। इन दोनों ही चीजों में एक भयंकर अंतर था, यानी किस प्रकार से उनको पाला गया, उनकी परवरिश की गई और किस प्रकार का वातावरण उनके आसपास था। उन दोनों बातों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि दोनों ही तोतों में जमीन आसमान का अंतर था, भले ही वो एक ही मां के बच्चे थे। इट इज नॉट एनफ इफ यू आर बोर्न प्योर। इसीलिए राइटर कहता है कि किसी मनुष्य का इस धरती पर जब जन्म लेता है तो उसका केवल शुद्ध पैदा होना ही पर्याप्त नहीं है। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन प्योर एटमोस्फियर। उस नवजात शिशु जो एक पूरी तरीके से अपने हृदय और अपने मन से प्योर यानी कि शुद्ध पैदा हुआ है, उसको एक शुद्ध वातावरण का मिलना जरूरी है अमंग द कल्चर्ड पीपल, और उसके आसपास सांस्कृतिक और सभ्यता से भरे हुए लोग भी होने चाहिए। एल्स, अन्यथा
द इनबोर्न प्योरिटी विल विदर अवे। अगर ऐसा नहीं होगा, वो संस्कारित लोगों के बीच नहीं रहेगा और शुद्ध वातावरण में नहीं रहेगा, तो उसके अंदर जो नवजात शिशु के अंदर भगवान की दी गई जो शुद्धता है वो पूरी तरीके से विदर अवे यानी कि कुमला जाएगी, जिस तरीके से धूप में कोई फूल मुरझा जाता है। और विल गेट एक्लिप्स्ड बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इंप्योर एनवायरमेंट, या फिर जो अशुद्ध वातावरण है और जो संक्रमणकालीन समय है, जो पूरी तरीके से बुराइयों से और गंदगी से संक्रमित है, उससे क्या होगा, उस बच्चे के अंदर छुपी हुई जो शुद्धता है उसे एक्लिप्स्ड यानी कि ग्रहण लग जाएगा। तो इसके लिए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी शिशु का केवल शुद्ध रूप से पैदा होना ही जरूरी नहीं है, काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बल्कि संस्कारों के बीच में रहना और प्रकृति के जो शुद्धता के तत्व दिए गए हैं उससे उसका शुद्धिकरण करना और एक शुद्ध वातावरण में रहना भी उस शिशु के लिए जरूरी है। जब तक उसकी परवरिश इन चीजों में नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इंसान पैदा हुआ था तो शुद्ध पैदा हुआ था, क्योंकि बड़े होते होते उसके अंदर ढेर सारी अशुद्धियां आ जाती हैं। द स्टोरी इज रिटन बाय प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम। बहुत सुंदर तरीके से राइटर ने हमें 2 कहानियां सुनाई हैं, लेकिन हमें यह कंसीडर भी करना है कि हमारे इन दोनों स्टोरियों का एक कॉमन टाइटल जरूर है, वो है इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। पहला जो चैप्टर था वो था हाउ योगा हील्स, की किस तरीके से योगा शरीर को पुनः स्वस्थ करता है, और दूसरा चैप्टर तो बिल्कुल अलग है, उसमें लिखा है प्योरिटी इज पावर, यानी कि जो शुद्धता होती है वही शक्ति होती है। कुल मिला के यहां दोनों जो उपहार हैं, यानी दुनिया को भारत ने 2 उपहार दिए हैं, पहला है योगा और दूसरी है शुद्धता की ताकत। और दोनों ही ये जो चीजें हैं, दोनों ही ये जो थॉट हैं या फिर इनको थियरी कह लो, ये दोनों ही थियरी कहां से आई है, भारतीय पुराणों से, भारतीय वेदों से और भारतीय ग्रंथों से। जो हिंदू पुराण और वैदिक ग्रंथ रहे हैं उनके अंदर से 2 ये धारणाएं निकल के आई हैं, अवधारणाएं निकल के आई हैं कि हमें इन 2 चीजों की भरसक जरूरत है। एक योगा, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं, और दूसरा होता है शुद्धि, यानी हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मानसिक रूप से, हमारे शब्दों की, हमारे विचारों की, हमें हृदय की, हर एक चीज की शुद्धता बहुत ही नितांत आवश्यक है। सो आई थिंक सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट योर लास्ट ड्यूटी इज पेंडिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon of the channel. This is Gautam Singh. Thank you, students.